हमारी पेड क्लासेस है एंड जो मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है उसमें आपको बेसिकली ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो हमारी पेड क्लासेस है उसमें आपको फुली स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको हर एक टॉपिक कवर होगा, जो चाहे आपकी बुक में है चाहे वो आपकी बुक में नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कई थिंग्स ऐसी हैं जो आपकी बुक में नहीं है वो फिर भी आपको पूछते हैं। ठीक है, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे एंड एमसीक्यू सेशंस प्लस आपके जो भी टेस्ट वगैरह नीड है वो मैं आपके टाइम टू टाइम लेती रहूँगी। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। तो ये जो क्लास रहने वाली है वो एक डिटेल्ड वर्जन रहने वाली है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। मैं आपको इस क्लास के बाद इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगी, तो जो जो चीज़ें नोट्स में मेंशन है आपने वही अच्छे से पढ़ना है ना, रेदर देन कि बुक में से ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस नोट्स में से अच्छे से कर लो एंड जो टॉपिक्स मैं आपको समझा रही हूँ वो आप टॉपिक अच्छे से समझ लो। ठीक है, सबसे पहले हम ये बताएंगे जो हमारा वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, वो कहाँ से आया है। इकोनॉमिक्स है ना जो लैंग्वेज है हमारी, ग्रीक लैंग्वेज में से आया है। सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, क्या वो ग्रीक का है या फिर लैटिन का है। तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ग्रीक है या फिर लैटिन है। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, कौन से दो वर्ड से बना है, ओइकोस प्लस निमिन। ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड निमिन का मतलब होता है हमारा मैनेजमेंट। तो पूरी इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का क्या मतलब है, घर को मैनेज करना? नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने एक छोटा सेंटेंस दे दिया कि इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि किसी भी चीज़ को आपको अच्छे से मैनेज करना। अब देखो, मतलब कि इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका अच्छे से एलोकेशन करना। अब एलोकेशन का क्या मतलब होता है कि उनको अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपके रिसोर्सेज, आपकी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। सपोज कि मैंने दो बच्चों को पढ़ाया है, एक बच्चे के 99 मार्क्स आ गए एंड एक बच्चे के 35 मार्क्स आ गए, दोनों के पास कंटेंट सेम था। तो एक बच्चे ने उसको किस तरह से यूज़ करा है एंड दूसरे बच्चे ने उसको किस तरह से यूज़ करा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है एंड जो हमें ये बताती है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको आपने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपके अगला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पेड में आपको ये भी फैसिलिटी है एंड आपको डाउट सेशन भी हर वीकेंड पे मिलेगा जिसमें आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन करके कोई भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अब देखो, चार हमारी बुक में डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अब चार डेफिनेशन कौन सी है, एक तो है हमारी वेल्थ की डेफिनेशन, दूसरी है हमारी स्कार्सिटी की डेफिनेशन। अब देखो, जो वेल्थ की डेफिनेशन है वो किसने दी है, हमारे एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, एंड एक इसकी बुक का नाम पूछा जाता है। बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी पूछते हैं। एंड ये आई कब थी हमारी 1776 में, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बट आपसे ये नहीं पूछा जाता कि जो वेल्थ की डेफिनेशन है ना वो दी मतलब किस अकॉर्डिंग दी है। वैसे मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, जो वेल्थ की डेफिनेशन में ना एडम स्मिथ ने बोला है कि एक इकोनॉमी में ना सबसे जरूरी वेल्थ ही है। अब वेल्थ का मतलब पैसा नहीं है, वेल्थ का मतलब है रिसोर्सेज है। जैसे मेरे लिए मेरी वेल्थ है मेरी टीचिंग, मेरी वेल्थ है मेरी स्टूडेंट, मेरी वेल्थ है। ठीक है, आपके लिए आपकी वेल्थ हो सकती है आपकी बुक, आपकी वेल्थ है आपके नोट्स, आपकी वेल्थ है। ठीक है, तो उन्होंने ये डिस्क्राइब करा कि हर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी वेल्थ ही है। ठीक है, उसके बाद है हमारी सेकेंड वन इज मटेरियल, वो थर्ड थी स्कार्सिटी, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। अब मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है ना वो दी है हमारे डॉक्टर मार्शल ने एंड इनकी बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये आई कब थी हमारी 1890 में। ठीक है, अब मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में उन्होंने हमें क्या बताया है कि ना
वो कहते हैं कि ना जो भी इकोनॉमिक्स में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है ना, तो मटेरियल वेलफेयर का क्या मतलब है कि वो आप कोई भी अगर काम कर रहे हो तो आप वेलफेयर पर्पज से करो, ठीक है, लोगों के भलाई के पर्पज के लिए करो। अब ये ध्यान रखना, आपसे डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछी जाती, जस्ट ये पूछना है, हम इंपॉर्टेंट ही करेंगे, वेल्थ की डेफिनेशन किसने दिया, उसका बुक का नेम, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया, मार्शल ने, उनकी बुक का नेम, ये सब कुछ नोट्स में मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। देन हमारी स्कार्सिटी की डेफिनेशन। अब स्कार्सिटी का मतलब होता है कि कमी होना किसी चीज की। स्कार्सिटी वाला कहता, स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने, ठीक है, और उनके बुक का नेम है हमारा एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और ये पब्लिश कब हुई थी, 1932 में, ठीक है। एंड फोर्थ डेफिनेशन है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो हमें किसने दिया है, सैमुअलसन एंड पीटरसन ने। बेसिकली ये चार डेफिनेशन ही आपसे पूछते हैं, और इसमें से सिर्फ यही पूछते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, कौन सी बुक में दी थी और कब दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें इस पेड वीडियोस में आपको फुल फ्लेज चैप्टर देखने को मिलेंगे। अगर कोई चैप्टर ज़्यादा लंबा है तो उसे मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इज इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ साइंस ऑफ चॉइस। हाँ, अब देखो नेक्स्ट है हमारा चॉइस। अब चॉइस का क्या मतलब है, मान लो एक इंडिविजुअल है, उसने 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, मतलब कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जो भी मेरे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से कोई एक चीज़ का सिलेक्ट कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस, ठीक है। हम रियल लाइफ में भी डेली ये वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब वो कहते हैं जो चॉइस आप करते क्यों हो, करने की जरूरत क्या है, आप सब कुछ ही ले लो ना। तो चॉइस की प्रॉब्लम हमें क्यों आती है, चॉइस में 3 चीज़ें हैं। कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, क्यों करनी पड़ती है हमें चॉइस, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, हर पर्सन की वॉन्ट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड, उसको पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, एंड जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल भी है ना, उनके भी हमारे क्या यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं उनको सभी को पूरा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पूरा करने वाले साधन मतलब पैसा क्या है, लिमिटेड है, और जो लिमिटेड अवेलेबल भी है उसका भी क्या है, हमारा अल्टरनेटिव, मतलब कि अलग अलग यूजेस हैं। इसीलिए हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चॉइस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है जी। देन है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब एक्टिविटी से आप क्या समझते हो, छोटे होते हैं हम एक्टिविटी, हमारा एक्टिविटी का लेक्चर लगता होता था ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो पैसे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। अब हर इकोनॉमी में 5 तरह की एक्टिविटीज पढ़ी मतलब 5 तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज अवर कंजम्पशन, देन प्रोडक्शन, देन इन्वेस्टमेंट, देन एक्सचेंज, एंड देन अवर फाइनेंस। कंजम्पशन का क्या मतलब है, किसी चीज को कंज्यूम करना, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। अब आपने सुना होगा एक गुड होती है और एक सर्विस होती है, क्या होती है, एक गुड होती है एक सर्विस होती है। गुड का मतलब है कोई भी टेंजिबल चीज होना, एंड सर्विस का क्या मतलब है, कोई भी इनटेंजिबल चीज होना। मतलब कि देखो, बुक है, डस्टर है, ब्लैक वाइट बोर्ड है, जो भी मैं देख सकती हूँ वो है टेंजिबल, उसको बोलते हैं गुड। एंड सर्विस का मतलब है जैसे मैं आपको टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ, डॉक्टर की सर्विस होती है जो इनटेंजिबल इन नेचर है, जिसको आप जस्ट फील कर सकते हो, ठीक है। देन प्रोडक्शन में क्या आता है, एक प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करना, किसी चीज को बनाना। अब हर चीज को बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है 4 चीजें चाहिए होती हैं, कौन सी, लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड जमीन लेबर जिससे आप काम करवाते हो, कैपिटल आपका पैसा एंड एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। देन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी भी चीज में पैसा लगाना जिससे आपको कुछ इन रिटर्न मिले, ठीक है। अब एक वर्ड होता है हमारा सेविंग और एक वर्ड होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, बोथ आर डिफरेंट। सेविंग का मतलब है मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने उसको गुल्लक में डाल दिया, दैट इज माय सेविंग, ठीक है। मैंने पैसा अपने पास रोक के रख लिया, वो इकोनॉमी में ब्लॉक हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि मैंने उससे कोई चीज खरीद ली जिससे मेरे को फ्यूचर में फायदा होने के चांसेस है। मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने किसी भी चीज में पैसा लगाना जिससे आपको लगता है कि आगे फ्यूचर वाले में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। मेरे को सपोज किसी ने पैसे दिए, मैंने उसको बदले में गुड दे दी, ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन अवर एक्सचेंज। एंड फिफ्थ वन इज अवर फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है जो बैंकिंग सेक्टर करता है, मतलब कि हमारे डिपॉजिट्स को जमा करता है एंड हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज इंक्लूडेड इन अवर फाइनेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा our difference between micro and macro economics। अब देखो दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, एक है माइक्रो, एक है हमारी मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ये भी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ये भी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक। वो कहता है माइक्रो में ना हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। एंड जो मैक्रो होती है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जिसमें हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की बड़े लेवल पे बात करते हैं, होल पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेशनल इनकम है, पूरी इकोनॉमी में क्या कितनी इनकम चल रही है, जीडीपी क्या चल रही है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ट्रेड कैसा चल रहा है, पूरी होल इकोनॉमी को जब हम इकट्ठा लेके चलते हैं तो उसमें वो मैक्रो होता है। एंड जिसमें हम इंडिविजुअल पर्टिकुलर की बात करते हैं तो वो क्या किसमें इंक्लूड होती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इसका अनदर नेम है हमारी प्राइस थ्योरी एंड इसका अनदर नेम है हमारा इनकम एंड अवर एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो बेसिकली ये हमारा डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हाँ जी, एक बात और, माइक्रो में जो काम करता है डिमांड एंड सप्लाई, इसको मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं। एंड इसमें ये माना जाता है कि गवर्नमेंट का कोई भी ज़्यादा रोल नहीं है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मिनिमम से मिनिमम होती है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का मेन रोल है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये मेजरली डिफरेंस था हमारा किस चीज़ का, माइक्रो एंड अवर मैक्रो का। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। वो कहता क्या माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे डिपेंड है या फिर इंडिपेंडेंट है, अकेले में काम करते हैं या फिर दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो वो इंटरडिपेंडेंट है ना कि इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जो माइक्रो है वो मैक्रो पे डिपेंड है एंड जो मैक्रो है वो माइक्रो पे डिपेंड है। अब वो कैसे है, जैसे मैं छोटे लेवल पे हूँ, माइक्रो पे हूँ, अगर मैंने किसी थ्योरी को छोटे लेवल पे मतलब छोटे लेवल पे अप्लाई करवाना है तो उसको मेरे को होल पे लगवाना ही पड़ेगा। देखो मैंने कोई रिजल्ट निकाला है, ठीक है, तो मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे मैं लगा रही हूँ, तो जब हम उसको कंबाइन कर देंगे वो बन तो होल ही जाएगा ना। मतलब माइक्रो से ही छोटा छोटा गैप मतलब चीजें इंक्लूड करके वो क्या बन जाती है, मैक्रो बन जाती है। एंड अगर वो कहता कि अगर आप मैक्रो है, मैंने होल की स्टडी कर ली, पूरे की स्टडी कर ली, तो फिर ही उसको मैं एक छोटे छोटे लेवल्स पे बना के डाल के देखूंगी ना। सपोज मैंने नेशनल इनकम निकाल ली, तो मैंने अब पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो पर कैपिटा इनकम क्या निकलेगी, उनको डिवाइड करके ही निकलेगी ना। मैक्रो से भी हम माइक्रो की तरफ जाते हैं एंड माइक्रो से भी मैक्रो की तरफ जाते हैं। माइक्रो से मैक्रो की तरफ कैसे जाते हैं कि इंडिविजुअल को बना के ही होल बनता है, इंडिविजुअल को मिलके ही एग्रीगेट बनता है।
एंड मैक्रो में क्या होता है कि अगर आप एग्रीगेट पे हो, बड़े लेवल की अगर आपने किसी चीज़ की स्टडी कर ली तो फिर ही आप छोटे छोटे लेवल्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको माइक्रो मैक्रो का इंडिपेंडेंस समझ आ गया होगा। अब देखो माइक्रो एनालिसिस में एक चीज़ और होती है, हाँ, पर एक बार आप इतना ही समझो, इस कंसेप्ट में ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंसेप्ट आपसे पूछा नहीं जाता। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि माइक्रो मैक्रो पे किस तरह से डिपेंड है एंड मैक्रो माइक्रो पे किस तरह से डिपेंड है। देन है हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप का क्या मतलब है, किस चीज़ की स्टडी होती है। मान लो मैंने बोला कि ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करके चलते हैं। अब जो मैं वो बता रही हूँ कि जो चैप्टर आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब स्कोप में क्या मतलब है, जिन किन किन चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे। देखो फर्स्ट चीज़ है हमारी, इसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सारा कंटेंट आपका आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है, किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, कितना खर्चा आता है, कितनी उस पर लागत आती है, कैसे उसको मार्केट पे सेल करना है, ठीक है। देन है थ्योरी ऑफ अवर प्राइस डिटर्मिनेशन। अब थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है कि कहाँ प्राइस डिसाइड होएगा, डिमांड एंड सप्लाई कहाँ कट करती है, कौन सी मार्केट में किस तरह से प्राइस डिसाइड होता है, इसकी भी स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो में ही पढ़ने वाले हैं। एंड फोर्थ है अवर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब है, मैंने जो भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगा रखे हैं उनमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी थ्योरी ऑफ अवर फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। मतलब कि जो भी आपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगाया है उनको जब आप इनकम देते हैं, फैक्टर सर्विसेज हम जब लेके उनको जो इनकम प्रोवाइड करते हैं वो किस में इंक्लूड करते हैं, हमारा थ्योरी ऑफ अवर फैक्टर प्राइसिंग। अब वो कहता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों क्यों करते हैं, क्या रीज़न है हमें माइक्रो के पढ़ने के लिए। अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला जो मैं अब पढ़ा रही हूँ वो पूछते नहीं है पेपर में, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट जस्ट आप सुन लो, ताकि इन केस अगर आपको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, पहले तो 100% आपको करना ही नहीं पड़ेगा, बट एक बार आपको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट है, एक इकोनॉमी को अच्छे से ऑपरेट करना है, इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है, इसलिए आपको माइक्रो पढ़नी पड़ेगी। सेकंड है प्रेडिक्शन, मैंने अब जैसे लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, यार अच्छा अब प्राइसेस बढ़े तो डिमांड कम हो सकती है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। देन है पॉलिसीज को बनाने के लिए, पॉलिसीज किस तरह से बनती है, थ्योरीज हम पढ़ेंगे। देन है वेलफेयर के लिए, वेलफेयर जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो वो वेलफेयर पर्पज से बनाती है कि वेलफेयर कौन से सेक्टर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा डिसीजन लेने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कि हम अब दो कंट्री में जब ट्रेड चलता है तो वो किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अगर आप ये स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन है हमारा लास्ट दो टॉपिक रह गए कि जो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, क्या वो एक प्योरली साइंस है या फिर वो प्योरली आर्ट है, ठीक है। देखो नेचर में क्या आता है, नेचर का मतलब है क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है। साइंस का मतलब है किसी चीज़ में किसी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी करना। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, मैंने पहले उसको रिजल्ट इम्प्लीमेंट करके देखा, जैसे हाँ अभी प्राइस ज़्यादा हुआ, डिमांड कम हो गया। तो किसी भी चीज़ की जब हम सिस्टमेटिक की बात करते हैं तो वो किस में आती है, हमारी साइंस में। जैसे कि मान लो कि हमने डेटा कलेक्शन करना है, ठीक है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर क्लासीफाई करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं ना +1 में, तो वो कहता है कि इकोनॉमिक्स में भी हर चीज़ की ना सिस्टमेटिक स्टडी होती है, और जहाँ भी सिस्टमेटिक की बात होती है तो वो साइंस में ही इंक्लूड होती है। अब वो साइंस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली साइंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। एंड आर्ट का क्या मतलब है कि किसी चीज़ का रियल लाइफ में
एप्लीकेबल होना, रियल लाइफ में उसके सॉल्यूशन मिलना। मैंने आपको पढ़ा दिया कि इस मार्केट में ना, आगे मार्केट वाले चैप्टर आएंगे, मोनोपोली में ऐसे होता है, मोनोपोलिस्टिक में ऐसे होता है, तो आपको असली में पता लगने लग जाएगा कि अच्छा ऐसे था, ये मार्केट तो ऐसी है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, यहाँ तो लॉ ऑफ सप्लाई हो रहा है। तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव है ना, वो अपने आप ही रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाला हो जाएगा। तो वो कहता है इकोनॉमिक्स साइंस भी है क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक चीज़ों की बात होती है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है क्योंकि इसे हम रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो साइंस क्यों है, सिस्टमेटिक स्टडी है, इसमें भी लॉज। अब देखो इसमें एक चीज और है, साइंटिफिक लॉज। साइंटिफिक लॉज का क्या मतलब है, मैंने लॉ ऑफ डिमांड की बात करी है कि प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट है, यूएस में भी इम्प्लीमेंट है, यूके में भी इम्प्लीमेंट है। एंड वैलिडिटीज ऑफ लॉ मतलब कि वो हर जगह वैलिड होते हैं, इसलिए ये साइंस में आता है। एंड आर्ट में क्यों है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट है, कि उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारी दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ना हम फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, डेटा देखते हैं, पर इसमें हम किसकी बात करते हैं, ओपिनियन की। अब मैंने आपका 10th का रिजल्ट देखा, 11th का रिजल्ट देखा, मैंने 12th की प्रेडिक्शन कर दी, इतने नंबर आ सकते हैं। बट नॉर्मेटिव में क्या है, हम सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं कि अच्छा मैंने तो इस आज आपको सपोज 10th में आपको तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आपके नंबर नहीं आए, 11th में आपने सही ध्यान नहीं दिया, 12th में आप अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आने लग गया, तो मैंने ओपिनियन दे दिया कि हाँ जी आपके इतना नंबर तो आ ही सकते हैं। देन है जिसमें व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी की बात हो। ठीक है, एंड नॉर्मेटिव में क्या होता है, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, देन है हमारा जो पॉजिटिव में फैक्ट एंड फिगर की बात होती है, एंड जो नॉर्मेटिव है उसमें हमारी उसकी ओपिनियंस की बात होती है। ठीक है जी, ये है बेसिकली पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में डिफरेंस। एंड लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, एक है सिंपल इकोनॉमी, एक है कम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी जिसमें ज़्यादा नीड्स नहीं होती थी पर्सन्स की, जैसे गांव वगैरह में ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती। बट जो कम्प्लेक्स इकोनॉमी है, लोग भी ज़्यादा आ गए, लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा आ गई, जेप्टो आ गया, जोमेटो आ गया, 5 मिनट में कुछ चाहिए आपके घर आ जाएगा, मतलब जैसे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। अब ना 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब वो कौन सी है हमारी, एक तो है मार्केट इकोनॉमी, एक है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, और एक है हमारी, एक सेकेंड, मार्केट है, मिक्स्ड है एंड अवर सेंट्रली प्लान्ड। अब देखो सेंट्रली प्लान्ड का मतलब क्या है, जिसमें ना सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, और जहाँ भी गवर्नमेंट आ जाएगी ना उसका मेन पर्पस क्या होता है, वेलफेयर करना, लोगों की भलाई करना। मतलब कि जैसे कोरिया वगैरह में सब कुछ सरकार के अंडर है, आप सोशल मीडिया भी ऐसे नहीं चला सकते। मार्केट इकोनॉमी है जिसमें सारा कंट्रोल किसके पास है, हमारा प्राइवेट पर्सन के पास है, और जिसमें उसका मेन मोटिव क्या होगा, हमारा प्रॉफिट करना। ठीक है, जैसे कि यूएस यूके वाली जो इकोनॉमीज है उसमें सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारा देश भारत, इंडिया, इंडिया में क्या होता है, दोनों है, गवर्नमेंट भी है एंड हमारा प्राइवेट भी है। मतलब कि गवर्नमेंट वेलफेयर भी कर रही है और प्राइवेट अपना प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, तो दोनों दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। इसमें से भी पूछा जाता है कि 3 तरह की इकोनॉमीज कौन सी है, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड, मिक्स्ड। मार्केट में क्या हो गया, सारा कुछ प्राइवेट के अंडर है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा आपका प्राइजेस डिसाइड होते हैं। सेंट्रली प्लान में आ गया सरकार, सारा दबदबा सरकार के पास है। मिक्स्ड में आ गया हमारा इंडिया, जिसमें कुछ सेक्टर प्राइवेट के पास है एंड कुछ सेक्टर हमारे गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। मैं आपके लिए एक डाउट सेशन रख लूँगी, जो भी आपको दिक्कत हो गूगल मीट पे रख लेंगे, आपको दिक्कत हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। साथ साथ जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएंगे तो 1-2 चैप्टर के बाद मैं आपके टेस्ट भी शुरू कर दूंगी, कि सो दैट आपको पता चलता रहे कि क्या कैसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर आप पेड क्लासेस में हैं तो आपको पूरा वर्थ इट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मैं छोड़ूंगी
कि जिससे आपको पेपर अटेम्प्ट करने में, पेपर देने में कोई भी दिक्कत आए, बिल्कुल स्मूथ पेपर जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। कोई भी डाउट हो, शेयरिंग नहीं, जो पेड बच्चे वाले हैं, एंड जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। हम एक डाउट सेशन रख लेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच।